हेलो फ्रेंड्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। आज हम एचएसएससी के लिए जो आपके पास में है जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हरियाणा जीके स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चन वाइज अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ उनको करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो लास्ट टाइम जो रिविजन्स होते हैं लास्ट 1 मंथ के अंदर, हम उसके लिए जितनी ज़्यादा हो सकेंगे वीडियोस आपको क्रिएट करके देंगे, साथ साथ में आपको उसमें एक्सप्लेनेशन होगी क्वेश्चंस की। ये जो जीके होगी आपके एचएसएससी में, चाहे आपका सीईटी है या फिर आपके पास में एस्टेट है, जो भी आपके हरियाणा के एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें हरियाणा जीके आ रही है, सभी के लिए आपके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गिवन है, उत्तर वैदिक काल में बलि का अर्थ क्या होता था। जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल के अंदर बलि शब्द का अर्थ क्या होता था। बलिदान होता था, कर होता था, शक्तिशाली जमींदार, डी आमदनी आय। तो उत्तर वैदिक काल में बलि का अर्थ क्या होता है। बलि का अर्थ होता था कर। इससे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बी सही रहेगा। इसका मीनिंग होता था कर। लेकिन ये जो कर होता था ये हमारे पास में अलग अलग टाइप्स का होता था, इसको अलग अलग विधि से बोला जाता था। जो हर्ष था हमारे पास में, राजा हर्ष के जो हमारे पास में ताम्रलेख थे, राजा हर्ष के समय के जो हमें ताम्रलेख मिले हैं उनके अंदर कर की अलग अलग विधियां दी हुई हैं। जो पहली विधि है वो है बलि विधि। बलि विधि के अंदर जो आपके पास में था, किसान जो है ना हमारे पास में अपने स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार ही कर देता था, उपहार देता था। राजा को किसान अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से ही उपहार देता था, उस विधि को हम बोलते थे बलि विधि। दूसरी जो विधि होती थी इसको भाग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भाग विधि। भाग विधि के अंदर किसान जो था वो राजा को कर देता, लेकिन अन्न के रूप में देता था। किसके रूप में देता था, अन्न के रूप में। राजा के जो हमारे पास राजा कर लेता था लेकिन अन्न के रूप में लेता था। और जो तीसरा जो था आपके पास में हिरण्य विधि। कौन सी विधि है आपके पास है, हिरण्य विधि। जो हिरण्य विधि थी इसमें जो है नकद की वसूली की जाती थी। हिरण्य विधि के अंदर नकद वसूली की जाती थी। तो जो आपके पास में राजा हर्ष है उसके ताम्रलेख में जो विधियां मिली उसमें पहली है बल विधि। बलि विधि में किसान अपनी मर्जी से उपहार देता था। भाग विधि इसमें अन्न के रूप में कर लिया जाता था और हिरण्य विधि में नकद कर लिया जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो बलि शब्द का अर्थ है वो हमारा कर होता था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है नेशनल डेयरी। जो हमारे पास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो जो NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने क्या क्या बातें, इसमें से हमारे पास जो 3 बातें गिवन हैं, इन तीनों कथन में से, तीनों बातों में से कौन कौन सी कथन सही हैं वो देखना। तो पहला क्या गिवन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 मतलब 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एड के तौर पर किया गया था। तो जो सबसे पहला है जो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट उसकी 1923 में स्टार्टिंग की गई थी, एक तो ये है पोर्शन। सेकंड जो है 1936 में इसे इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। 1936 में इसका नाम चेंज करके इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया। थर्ड जो आपके पास कथन है, तीसरा जो वाक्य आपके पास 1955 में करनाल स्थित वर्तमान स्थल पर NDRI का स्थानांतरण किया गया। मतलब 1955 में करनाल के अंदर इसको स्थानांतरित किया गया था, बेंगलोर से हटा के इसको यहाँ लगा दिया गया। तो इन कथन में से क्या क्या सही है, केवल 1 या 2, या केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट रहेगा 1, 2 और 3, क्योंकि जो ये डेयरी रिसर्च हमारे पास इंस्टीट्यूट है इसकी बेंगलोर में 1923 में ही स्थापना की गई थी। उसके बाद में इसको नया नाम दिया गया इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट 1936 के अंदर, और 1955 के अंदर 1955 में इसको करनाल में स्थापित किया गया था। मतलब इसको स्थानांतरण बेंगलोर से मतलब इसको स्थानांतरण कर दिया गया था बेंगलोर से करनाल के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हरियाणा के वन्य अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्यों में से क्या क्या आपने पढ़ना। पहला जो ऑप्शन गिवन है वो भिंडाबास वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो झज्जर जिले के अंदर गिवन दे रखा है। यहाँ पे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये दिया हुआ है रेवाड़ी जिले के लिए। छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य ये दे रखा है कुरुक्षेत्र जिला के लिए। और वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य महेंद्रगढ़ जिले में गिवन है।
तो यहाँ से आप लोगों को पता है जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर जिले के अंदर ही सही है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर है और छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर है। लेकिन वीर शिकारगढ़ ये महेंद्रगढ़ जिले में नहीं है, ये आपका पंचकुला के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पंचकुला के अंदर आता है। तो आपके पास में जो आपके पास आंसर है जो 4 है ये आपका रॉन्ग है। तो ये रॉन्ग होने के कारण आपका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सही कथन का अगर हम चुनाव करते हैं तो केवल 1, 2 और 3। तो भिंडावास रहेगा झज्जर जिले के अंदर, नाहर जिला रहेगा रेवाड़ी के अंदर, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर और वीर शिकारगढ़ रहेगा आपका पंचकुला के अंदर, ना कि महेंद्रगढ़ के अंदर। तो आपके पास ये 4 जो आपके पास है वन्य जीव अभयारण्य गिवन है, अभी हम इनको चारों को डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आप इनके अंदर पहले पढ़ते हैं हम भिंडावास। कौन सा पढ़ेंगे हमें? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य जो आपके पास में है ये कहाँ पर है? झज्जर जिले के अंदर है। ये ऑप्शन में गिवन भी है आपके पास। किस में गिवन है? ये आपके पास झज्जर जिले के अंदर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 411.55 आपके पास हेक्टेयर है। और यह अभयारण्य जो है भूरे हंस के लिए, किसके लिए? भूरे हंस के लिए और लाल बुलबुल के लिए। किसके लिए? लाल बुलबुल के लिए और किंगफिशर के लिए प्रसिद्ध है। लाल बुलबुल हो गया, किंगफिशर हो गया, इन सभी के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसको 1986 के अंदर, कब? 1986 के अंदर इसको पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। और 3 जून 2009 को 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त की गई थी। और इसके बाद में आपके पास में यहाँ लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती है पक्षियों की। पक्षियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। जो भिंडावास झील है सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है भिंडावास झील, या भिंडावास के अंदर आप बोलोगे इसे आर्द्र भूमि के रूप में भी इसको लिया जाता है। भिंडावास झील जो है सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है जो राज्य की हमारी। उसके बाद आपके पास गिवन नाहर वन्य जीव अभयारण्य। क्या गिवन है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी के अंदर स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है, नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास में 211.35 हेक्टेयर है आपके पास में। और यह दुजना का नवाब का चरागाह था। ये प्राचीन समय में क्या था? यह अभयारण्य नाहरगढ़ जो था ये दुजना के नवाब का चरागाह था। और इसको 1987 के अंदर की स्थापना करी। 1987 के रूप में इसको अभयारण्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और ये नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य है जो हमारे पास में ये CR के लिए, किसके लिए? CR के लिए। और इसके साथ में आपके पास काला और भूरा तितर, कौन कौन आपके पास है? काला और भूरा तितर जो हैं वो यहाँ मिलते हैं। और काला हिरण भी यहाँ मिलेगा आपको। और पर्यावरण की दृष्टि से इसको संवेदनशील घोषित किया गया था 2009 के अंदर। 2009 के अंदर इसको पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील भी घोषित किया गया है। उसके बाद आपके पास क्या गया ना? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। जो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है आपके पास कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। कहाँ पर है? आपके पास में कुरुक्षेत्र जिले के अंदर रहेगा। और इसका जो क्षेत्रफल है 28.92 उल्टा लिख गया, 28.92 हेक्टेयर है। और यह वन्य जीव अभयारण्य की जो स्थापना है 1986 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1986 के अंदर की गई थी। और यह शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। यहाँ पर शीतकालीन बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। और पर्यावरण की दृष्टि से भी इसे संवेदनशील घोषित किया गया है, संवेदनशील क्षेत्र है। और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य हमारा कौन है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य हमारा कौन सा रहेगा? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। और यहाँ पर बत्तखें हैं, बगुले, स्टार्क और पानी के अन्य पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है आपका वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर आपका ये स्थित है। और इसकी स्थापना जो की गई थी आपके पास में की गई थी 29 मई 1987 को, 1987 को इसकी आपकी स्थापना की थी पंचकुला के अंदर। और इसका क्षेत्रफल है 767.30 हेक्टेयर आपका इसका क्षेत्रफल है। और इसमें चीतल, एशियाई हाथी, जंगली सुअर और जंगली मुर्गा पाए जाते हैं। और 2009 में इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। कब किया गया इसको? 2009 के अंदर। 2009 के अंदर इसको भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। और इसके अंदर 5 किलोमीटर के अंदर, मतलब 3.1 मील के दायरे के अंदर विकास की कोई अनुमति नहीं है। और इस अभयारण्य में बहुत सारे वनस्पतियाँ और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पतियाँ और जंतुओं की विविधता इसके अंदर अलग अलग पाई जाती है, इसके लिए प्रसिद्ध है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिए उनमें सबसे आगे हमारे पास कौन कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो सबसे पहला कथन क्या गिवन है आपके पास में? 1970 में हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण संपादित करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया था।
पहला दे रखा कि 1970 में हरियाणा 100% हर गांव के अंदर बिजली पहुंचा दी गई थी, विद्युतीकरण कर दिया गया था। ये एक तो कथन आपके पास ये गिवन है। दूसरा कथन, हरियाणा में देश का संपूर्ण सेंधा नमक बनता है, देश का पूर्ण सेंधा नमक बनता है, ये दूसरा आपका कथन है। तीसरा है, हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना लक्ष्य किसानों का ध्यान ज़्यादा जल खपत वाली फसल जैसे कि धान से अन्य न्यून जल खपत वाली फसलों की तरफ परिवर्तित करना है। क्योंकि हमारे मेरा पानी मेरी विरासत के तहत लक्ष्यों का जो था कि धान की फसल से हटा के जिसमें पानी खपत ज़्यादा हो, दूसरी फसलों के लिए इसका ध्यान आकर्षित किया जाए किसानों का, इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना आरंभ की गई। और चौथा हमारे पास है, हमारा गाँव जगमग गांव के अंतर्गत हरियाणा में 5000 से अधिक गाँव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान किए गई है। तो इनमें से कथनों में से आपके पास पहला कथन आपका सही है, सत्य है आपके पास में। दूसरा जो कथन है, हरियाणा पूरे भारत का सेंधा नमक हरियाणा में नहीं बनता। तीसरा कथन आपका बिल्कुल सही है, मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा के अंदर शुरुआत की गई है। और मारा गाँव जगमग गाँव ये अंतर्गत 5000 से अधिक गाँव भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान किया जा रही है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तो आपके पास जो पहला है कथन वो सही है, तीसरा कथन सही है आपके पास, और चौथा, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, 1, 3 और 4। तो आपके पास ऑप्शन 3, 1, 3 और 4 है। अब इनको जो योजना है इनको पढ़ लेते हैं। 1970 के अंदर आपके पास में जो हमारे पास था, पूर्ण तरह से हमारा विद्युतीकरण किया गया था, गाँव का, हमारे सारे गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था हरियाणा के द्वारा। और हरियाणा देश का पहला प्रथम राज्य था 1970 के अंदर जिसने 100% ग्रामीण विद्युतीकरण किया था। और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की जो शुरुआत थी करनाल के उचानी, कहाँ से, करनाल के उचानी गांव से किया गया था इसको शुरुआत, करनाल के उचानी गांव से इसको शुरुआत की गई थी। और ये जो आपके पास इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाग लिया था इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और हरियाणा में प्रत्येक गाँव को 29 नवंबर, कब, 29 नवंबर 1970 को पूरी तरह से विद्युतीकरण के अंदर ले के आया गया था। तो 1970 में पूरी तरह से आपके पास में हमारा राज्य बिजली हर एक गाँव को दे दी गई थी हमारे राज्य के द्वारा। और इसके बाद आपके पास आ रहा है हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत, ये जो योजना है ये 6 मई 1920, मेरा पानी मेरी विरासत 6 मई 2020 को शुरुआत की गई थी। सॉरी 1920 मैंने पहले बोला, 2020 को की गई थी। और इसका शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इसको किसने शुरुआत की थी, मनोहर लाल, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इनको शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जो है, इस योजना के तहत ऐसी फसलें लगाने का उद्देश्य रखा गया जिनमें पानी का प्रयोग बहुत कम हो, पानी का यूज़ बहुत कम, जैसे धान में इसमें पानी ज़्यादा खपत होती है। और ऐसी धान वगैरह को हटा के जिसमें पानी ज़्यादा लगता है, अगर आप ऐसी फसल को हटा के किसान दूसरी कोई फसल लगाता है जिसमें पानी कम लगता है तो उसको 7000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितने रुपये दी जाती है, 7000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसके बाद में हमारे पास आता मारा गाँव जगमग गाँव। इस मारा गाँव जगमग गाँव इसकी शुरुआत जो की गई थी 1 जुलाई 2015 को की गई थी, 1 जुलाई 2015 को की गई थी। और ये कुरुक्षेत्र के दयालपुर गाँव से शुरुआत की गई थी। कहाँ से, कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव। कौन सा गांव आपका, दयालपुर गांव जो है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें गांव में जो बिजली के बिल हैं उनका यूज़ करके, मतलब लगा लीजिए एक तरीके से, जहां पर बिजली के बिल पूरी तरह भरे जा रहे हैं, तो इसमें 24 घंटे बिजली दी जाती है गाँव के लिए। गाँव में कितने घंटे बिजली, 24 से 24 घंटे बगैर किसी प्रॉब्लम के आपको बिजली मिलती है। वैसे कोई प्रॉब्लम आए तो, फॉल्ट में आए तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी तो आती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि 24 घंटे हम निर्बाध बगैर किसी प्रॉब्लम के आपूर्ति प्रदान की जाती है बिजली की। और इसमें हरियाणा इस तरह के अभिनव स्वैच्छिक योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। राजा हर्षवर्धन के बारे में कौन कौन से आपके कथन हैं सही हैं, वो है पढ़ना। यह है पहला, यह मोखरी राजवंश से संबंधित थे, ये मोखरी राजवंश से संबंधित नहीं थे, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। यह पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, किससे हार गया था, ये पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। बाण मयूर एवं मातंग दिवाकर उसके दरबार के प्रसिद्ध लेखक थे, ये बात भी आपके बिल्कुल सही है। बाण मयूर और मातंग दिवाकर उसके दरबार के प्रसिद्ध लेखक थे। हर्ष ने इसमें 3 नाटक लिखे हैं। हर्ष ने कौन से 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी। ये 3 नाटक हर्षवर्धन के द्वारा, राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे।
तो ये आपके पास में ऑप्शंस अगर आप देखते हो तो आपके पास ऑप्शन बी, सी और डी, ऑप्शन बी, सी और डी ये आपके बिल्कुल सही हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? सी रहेगा। तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। जो हर्ष का वंश है यह मौखरी वंश से संबंधित नहीं था। पहले बात तो आपके पास यहाँ से दे रखे, तो ये मौखरी वंश से संबंधित नहीं था, ये पुष्यभूति वंश। कौन सा? पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश आपके पास? ये पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश जो हम बोल देते हैं कई बार इसको। कौन सा वंश से? वर्धन वंश, इससे संबंधित थे। और ये जो राजा हर्ष थे एक तरीके से आपके पास इस वंश के सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा थे। और हर्ष का जो अभियान था, राजा हर्षवर्धन के पास लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे और इनका जो सेना में है 4,500 से ज़्यादा हाथियों को रखा गया था। और बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था इनको। राजा हर्ष को किससे पराजित हुए थे आपके पास में? पुलकेशिन द्वितीय से। जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनसे इनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में जो आपके पास में है राजा हर्षवर्धन जो हमारे पास में थे, एक इनके साथ में कवि और नाट्यकार भी थे। ये लेखक नहीं, कवि और नाट्यकार भी थे। और इन्होंने हमारे पास में क्या क्या आपके पास में हमारे पास गिवन है पुस्तकें जो हैं वो कौन कौन सी गिवन है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागमंजरी। ये आपके HSSC में, स्टेट वगैरह में बहुत बार पूछे भी जाते हैं भाई ये बुक पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए थे, ये नाटक किसने लिखे थे आपके, तो ये पूछे जाते हैं। और इसके बाद में राजा हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये आपके पास में जो है नागमंजरी, नागानंद बोल लीजिए, ये नाटिकाएं लिखी थी। और कादम्बरी के रचयिता कवि बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के मित्र थे। और बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित किसने लिखी आपके पास में? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित का अगर आए तो कौन आएगा? बाणभट्ट ना कि आपके पास हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन आएंगे। तो आपके पास में किसने लिखे थे? आपके पास हर्षचरित जो आपकी किताब आपके पास लिखी गई थी जो उनके जीवन के ऊपर, वो हर्षचरित लिखे थे बाणभट्ट के द्वारा।